हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और एमएसएमई लेंडिंग एनबीएफसी कंपनी के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। हम बात करने वाले हैं यूग्रो कैपिटल के बारे में। अब देखो, जैसे हमें पता है ये स्पेसिफिकली फाइनेंस के लिए माइक्रो फाइनेंस डिवीजन में और ये एमएसएमई लेंडिंग वाले डिवीजन में काफी सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। सारी कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट ऊपर जा रही है, एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। सब लोग ढंग के पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो कंपनी एक टाइम पे 50, 60, 70% के आसपास पे ग्रो किया करता था, उसका रेट ऑफ ग्रोथ गिर के रह गया है 30% के आसपास का। वो कंपनी अब गाइडेंस देना शुरू कर दिया है 20 से 25% ग्रो करने के आसपास का। तो प्रॉब्लम्स तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री में आ रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी कंपनी खराब कर रही है। देखो, हमें एक खराब सेक्टर में भी एक अच्छी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। देखो, ये तो हमें पता है कि ये आजीवन सेक्टर खराब नहीं रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि अब अगले 10 साल में भी ये जो हमारा माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस है या एमएसएमई वाला स्पेस है, ये अच्छा नहीं करेगा। एक ट्रांजिशनरी फेज है। तो इस टाइम पे जो कंपनी सबसे अच्छा कर रही होंगी, जो अपनी एसेट क्वालिटी को अभी इस टाइम पे मेंटेन कर पाएंगी, अपनी ग्रोथ को इस टाइम पे मेंटेन कर पाएंगी, तो जब ये साइकिल वापस रिवर्स होगा, तो सबसे पहले हमें रिकवरी भी इन्हीं कंपनी में देखने को मिलेंगी। तो हमें वही कंपनी ढूंढना है जो इस स्पेस में सबसे अच्छा कर रहा है। और उसमें यूग्रो कैपिटल एक कंपनी हो सकता है। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 2100 रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। तो बहुत ही छोटा सा कंपनी है। इनकी थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं इनको एक रेटिंग अपग्रेड मिला। तो देखो, कोई भी एक एनबीएफसी कंपनी के लिए रेटिंग अपग्रेड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इस खराब टाइम में, अगर आपको एक रेटिंग अपग्रेड मिल रहा है, तो ये आपके लिए तो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग बन जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आप कोई भी एक एनबीएफसी कंपनी हो, तो आपके पास कोई काश अकाउंट तो है नहीं, आप कोई डिपॉजिट तो ले नहीं सकते। तो आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगा? आपको फंडिंग किसी ना किसी दूसरे बैंक से उठाना पड़ेगा, दूसरी बड़ी एनबीएफसी कंपनी से उठाना पड़ेगा, आपको बॉन्ड रेज करके उठाना पड़ेगा। तो आपके लिए अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड से आपको पैसा पैसा मिलेगा। तो देखो, अब आपका क्या होगा, अब आपकी भी तो कोई क्रेडिबिलिटी होती है। जैसे अगर हम बात करें, हम सिबिल स्कोर देके अपनी क्रेडिबिलिटी जज कर सकते हैं कि भाई अगर आपका सिबिल स्कोर ज्यादा है, अच्छा है, 700 750 से ऊपर का आपका सिबिल स्कोर है, तो आपको बैंक कम इंटरेस्ट पे लोन दे देता है। अगर आपका उससे कम का है, तो आपको थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। आपका अगर सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा खराब है, तो हो सकता है बैंक आपको लोन देने से ही डिनाई कर दे। तो ये जैसे हमारी क्रेडिट क्रेडिट हिस्ट्री नापने के लिए, हमारी क्वालिटी नापने के लिए बैंक ने एक सिबिल स्कोर बना रखा है। इसी तरीके से एक एनबीएफसी की क्वालिटी, एनबीएफसी की रिलायबिलिटी नापने के लिए रेटिंग अपग्रेड्स होती हैं। तो अगर कोई कंपनी को, कोई एनबीएफसी कंपनी को एक रेटिंग अपग्रेड मिलता है, तो उसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट बताती है। कि इस रेटिंग ने, सपोज कोई भी क्रिसल है, जैसे क्रिसल ने हमें रेटिंग अपग्रेड दिया, इसका मतलब क्या है? अब ये लोग जाके दिखा सकते हैं, सपोज ये एचडीएफसी बैंक से फंडिंग ले रहा है, तो ये एचडीएफसी बैंक को जाके दिखा सकते हैं कि देखो भैया, अब हम और भी ज्यादा क्रेडिबल एनबीएफसी हैं। तो अगर आप पहले हमें 5% पे पैसा दे रहे थे, तो आप 5% के बजाय आप हमें 4.5% के आसपास भी पैसा दो। अब आप 4.5% के आसपास भी पैसा दोगे। तो अगर किसी भी एनबीएफसी कंपनी को रेटिंग अपग्रेड मिलता है, तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ जाता है। वो और सस्ते रेट पे पैसा उठा पाते हैं। तो अगर आपका कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आ गया, तो आप अपनी यील्ड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपनी यील्ड स्टेबल रख देते हो, तो आपका स्प्रेड एक्सपैंड हो जाता है। और अगर आप यील्ड को नीचे भी ले आते हो, तो आप कस्टमर को बेनिफिट ट्रांसफर कर देते हो। तो फिर आप अपने कंपटीशन में सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट पे लोन दे देते हो। तो सारा का सारा कस्टमर उठ के आपके पास आ जाता है। तो हमेशा एक रेटिंग अपग्रेड एक एनबीएफसी कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमें रेटिंग अपग्रेड का ध्यान देना पड़ता है। और इस कंपनी को इस क्वार्टर में रेटिंग अपग्रेड मिला, जो बहुत ही बेहतरीन बात है, बहुत ही अच्छी भी बात है। अब देखो, अब हम देख लेते हैं ग्रोथ फिगर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर हम देखें, कंपनी का एयूएम ग्रोथ आया 34% ओवर वाई वाई लेवल का। मतलब बहुत अच्छा पेस ऑफ ग्रोथ। कंपनी एम करता है 30% के ग्रोथ का, 34% के आसपास लेके आए। तो अपना जो एक्सपेक्टेशन है उससे ओवर डिलीवर किया, जो गाइडेंस दे रहे हैं उससे ओवर डिलीवर किया, तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर हम बात करें इनके एयूएम साइज की भी, तो ये फाइनली 10,000 करोड़ के एयूएम को क्रॉस कर चुका है। तो 10,157 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका एयूएम पहुंच गया है। अगर हम डिस्बर्समेंट के बारे में भी बात करें, तो डिस्बर्समेंट पर ऑल्सो अप 34% ओवर वाई वाई लेवल। और इसमें एक इनका डिवीजन है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का। वो आगे चल के हम समझेंगे क्या डिवीजन है। वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाले डिवीजन को ये वाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो अगर वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाले डिवीजन हटा दें, तो इनका 54-55% के आसपास का डिस्बर्समेंट ग्रोथ है। तो बहुत बढ़िया पेस पे कंपनी ग्रो कर रहा है। हाईएस्ट एवर डिस्बर्समेंट, हाईएस्ट एवर एयूएम। तो ग्रोथ के टर्म्स में तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही।
दूसरी चीज, जब मैनेजमेंट से पूछा गया कॉन कॉल में कि भाई पूरा का पूरा इंडस्ट्री आउटलुक जब खराब जा रहा है, तो अब आप इस पेस को क्या सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपने जो गाइडेंस दे रखी है उस पे आप डिलीवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मैनेजमेंट का सिंपल सी एक ही चीज कहनी थी कि देखो, जो पूरे के पूरे स्पेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ रही है माइक्रो फाइनेंस रिटेल कस्टमर को देने में। मतलब आप जाके एक आदमी को पकड़ रहे हो और उसको एक माइक्रो फाइनेंस लोन कर रहे हो, तो वहां पर वो वाला कस्टमर ओवर लेवरेज्ड है, वहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, वहां पर कंपनीज की एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। अब हमारा मॉडल और वो जो रिटेल माइक्रो फाइनेंस कर रही है कंपनियां, उनका मॉडल में बहुत फर्क है। हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे बिजनेसेस को लोन दे रहे हैं, बिजनेसेस को जो एमएसएमई लोन कर रहे हैं, हम एमएसएमई लोन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही हमें, और हमारी एसेट क्वालिटी भी अभी तक मेंटेन्ड है, वो हम आगे चल के देखेंगे। भाई थोड़ा बहुत तो इनका भी खराब हुआ है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे, बट हाँ, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में हम देखें तो बहुत अच्छा इन्होंने अपने अपनी एसेट क्वालिटी को बनाए रखा है, अपने ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर्स को अपने हाथ से बाहर नहीं जाने दिया। तो एक अच्छी चीज थी। तो मैनेजमेंट का सिंपल से ये कहना था कि भाई वो जो आप इंडस्ट्री देख रहे हो वो एक अलग सेगमेंट है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें आप हमें मत मिलाइए, हम अलग हैं। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अब देखो, अब थोड़ा सा लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं, इनका एक को लेंडिंग बुक का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इस कंपनी के साथ, और ये को लेंडिंग बुक पे फोकस भी बहुत करता है। अगर हम देखें तो इनका को लेंडिंग बुक कंट्रीब्यूट करता है लगभग लगभग 44% टू द ओवरऑल एयूएम। तो मतलब अगर 10,000 करोड़ के आसपास का इनका एयूएम है, तो 4,400 करोड़ रुपीज तो आ रहा है हमारा को लेंडिंग से। और को लेंडिंग क्या होता है, जैसे हम पहले भी समझ चुके हैं कि को लेंडिंग में एक कंपनी किसी दूसरी बड़ी एनबीएफसी कंपनी के साथ या किसी दूसरे बड़े बैंक के साथ मिलकर लेंडिंग करता है। तो इस सारा का सारा काम ये लोग करेंगे कि कस्टमर को लेके आएंगे, कस्टमर का सारा बैक हिस्ट्री चेक करेंगे, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, उसके लिए एक इंटरेस्ट रेट निकाल के लेके आएंगे, केवाईसी करेंगे, डिस्बर्समेंट करेंगे, फिर डिस्बर्समेंट होने के बाद कलेक्शन भी खुद ही करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। बट क्या होगा, एक बड़ा बैंक इनको फंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता है। तो सपोज आप एक बिजनेस हो और आप यूग्रो के पास गए 1 करोड़ रुपए का लोन मांगने। तो यूग्रो आपको 1 करोड़ रुपए का लोन देता है। अब वो दिया कैसे, वो थोड़ा समझने की कोशिश करना है। तो एचडीएफसी बैंक देगा 80 लाख रुपए और यूग्रो देगा 20 लाख रुपए, आपको टोटल 1 करोड़ रुपया मिल गया। अब जो सारा का सारा प्रोसेसिंग का काम है, जो आप जाओगे यूग्रो की ब्रांच में, आपका जो मैनेजर होगा वो यूग्रो का होगा। मैनेजर ही आपकी सारी की सारी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा, मैनेजर ही आपका सारा का सारा काम कराएगा। उसके बाद अब आप कलेक्शन की बात आएगी, तो कलेक्शन भी आपका होगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स यूग्रो। तो यूग्रो ही सारा का सारा कलेक्शन भी करेगा, मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी है यूग्रो की। बस वहां पर एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, 80 लाख रुपए दे रहा है और इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है। जो वो 80 लाख रुपए के ऊपर जो ब्याज आएगा, वो ब्याज की कमाई जाएगी एचडीएफसी बैंक के पास। अब इसमें यूग्रो को क्या फायदा हो रहा है, यूग्रो को इसके बदले एक फीस मिल रही है। भाई यूग्रो बोलता है कि एचडीएफसी बैंक की एयूएम में मैंने बढ़ोतरी करी, मैंने आपकी लोन बुक बढ़वाई, तो अब आपने जो 80 लाख रुपए के आसपास का एयूएम बनाया, बड़ा किया, इसके बदले आप मेरे को छोटी सी फीस दे दो। तो एचडीएफसी बैंक को सारी की सारी इंटरेस्ट की कमाई मिल जाती है, बिना कोई माथापोड़ी करे, उसको कुछ भी काम नहीं करना, उसके बदले उसको एक छोटी सी फीस देनी है। तो यूग्रो ने छोटी सी फीस भी कमा ली और जो 20 लाख रुपए खुद दिए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी कमा लिया। तो ये होता है हमारा कोलेंडिंग। तो कोलेंडिंग वाले पोर्शन पे भी बहुत ज्यादा बुलिश है। और ये जो अभी 44% के आसपास है, इसको लेके जाना चाह रहे हैं ये लोग 50% के आसपास। तो ये और इंक्रीज करना चाह रहे हैं विद इन नेक्स्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स। इनका FY26 का गाइडेंस है, गाइडेंस के बारे में हम बात आगे करेंगे। अब देखो, अब कोल्ड लेंडिंग आपका अच्छा चल रहा है, वो हमें कैसा पता चलेगा कि आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें वो देखने को मिला, इन्होंने एक नया कोल्ड लेंडिंग पार्टनर ऐड किया ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, और अब टोटल 16 पार्टनर्स हो गए। 9 बैंक्स हैं और 7 एनबीएफसी कंपनी है जो इनके पार्टनर है। ये चीज पे हमने देख ली। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में, तो हमें पता चलेगा इनका 27% लोन बुक आता है हमारा सिक्योर्ड बिजनेस लोन से। अब ये देखो, ये जो सिक्योर्ड बिजनेस लोन है, ये है सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी। तो जिस जिस आदमी को ये लोग लोन दे रहे हैं, जिस बिजनेस को ये लोग लोन दे रहे हैं, उसी की वही प्रॉपर्टी, वो दुकान वाली प्रॉपर्टी को या तो कोलाटर रख लेते हैं या उसके घर को ये लोग कोलाटर रख लेते हैं। तो ये कंप्लीटली सिक्योर्ड है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 33% आता है बिजनेस लोन से। तो ये जो बिजनेस लोन है, ये कस्टमर एंड पे तो अनसिक्योर्ड है, बट इन्होंने इसके लिए इंश्योरेंस ले रखा है, जैसे हमने बाकी कंपनीज में भी देखा था। तो ये भी एज गुड एज यूग्रो के लिए तो सिक्योर्ड ही है। वो कस्टमर का कोलाटरल नहीं रखा हुआ, बट यूग्रो के लिए सिक्योर्ड लोन है क्योंकि उन्होंने इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस ले रखा है। तो मोर और लेस इनका 100% सिक्योर्ड लोन है, अगर हम बोलने जाए तो कस्टमर एंड से नहीं तो इंश्योरेंस के एंड से तो सिक्योर्ड है ही है। 11% आता है हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन से, ये भी सिक्योर्ड है। 14% मशीनरी लोन से,
12% पार्टनरशिप लोन से और 3% आता है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग लोन से। और इस सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाले लोन्स को धीरे-धीरे करके खत्म कर देना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि एक तो वहाँ पर एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हुआ। अगर हम देखें, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि ग्रॉस एनपीए नंबर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में लगभग-लगभग 10% के आस-पास पे है। तो वहाँ पर आपका एसेट एसेट क्वालिटी भी खराब हो रहा है और उसके ऊपर आपको कमाई भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही। उतना आप यील्ड अच्छा नहीं कमा पा रहे। इसकी वजह से इसको वाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे वहाँ पर चीज़ें खत्म ही कर रहे हैं। इसी की वजह से देखेंगे, अगर वो वाला सेगमेंट हम हटा दें, तो हमें 54% के आस-पास का ग्रोथ देखने को मिला अ, इन इन डिस्बर्समेंट। तो 54% का ग्रोथ आ गया डिस्बर्समेंट में, अगर हम सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाला डिवीजन हटा दें। ये चीज़ भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देखते जाएँ, ग्रोथ कितना-कितना आया, तो जो हमारा सिक्योर्ड बिज़नेस लोन है, उसमें हमें 39% के आस-पास का ग्रोथ देखने को मिला इन डिस्बर्समेंट। अगर हम बात करें बिज़नेस लोन के बारे में, तो 19% का ग्रोथ देखने को मिला हमें। और अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेज़ के बारे में बात करने जाएँ, तो 142% के आस-पास का ग्रोथ देखने को मिला। और अगर मशीनरी लोन के बारे में बात करने जाएँ, तो 75% का ग्रोथ देखने को मिला। ये सारे के सारे हम डिस्बर्समेंट नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं और ओवर अ वाई-वाई लेवल बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है कंपनी का, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हमें देखने को मिल ही नहीं रहा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी-सी एसेट क्वालिटी की। और एसेट क्वालिटी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कलेक्शन एफिशिएंसी से। तो कंपनी ने अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी 96% के आस-पास में मेंटेन करके रखी हुई है। अब देखो, ये पिछले 4 क्वार्टर से 4 नहीं बल्कि 3 क्वार्टर से 96% के आस-पास पे ही है। अगर आप उससे पहले देखोगे, तो ये लोग 98% अचीव कर चुके थे, तो वहाँ से थोड़ा-सा नीचे आए, बट अब वो वापस ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। वो थोड़ा-सा इनको प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट ये कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा मैनेजमेंट बोल भी रहा है कि पहले तो हमारा सारा का सारा सिक्योर्ड है और हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जो हमारा 96% है, ये आगे चल के 98-99% के आस-पास पहुँच जाएगा। तो चलिए, ये चीज़ भी हमने देख ली। अगर हम बात करें इनकी एसेट क्वालिटी की, क्रॉस एनपीए के बारे में अगर हम बात करें, तो ये भी थोड़े-थोड़े तो खराब हुए हैं, बट बाकी कंपनी के जैसा हाल नहीं है कि हमारा ग्रॉस एनपीए डबल हो रहे हैं या 70% का इंक्रीज है, 80% का इंक्रीज है। उतना हाल खराब नहीं है, थोड़ा-सा स्लाइटली डेteriorate किया फ्रॉम 1.9% टू 2.1% ओवर अ वाई-वाई लेवल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो हल्का-सा सुधार ही देखने को मिला है। तो कोई बिल्कुल मतलब प्रॉब्लमैटिक चीज़ तो यहाँ पर हमें दिख ही नहीं रही है। अगर हम नेट एनपीए के बारे में भी बात करें, तो नेट एनपीए भी 1.1% से बढ़ के 1.3% के आसपास आ गया। तो एसेट्स देखा जाए, तो कोई एसेट क्वालिटी की इस कंपनी में हमें इश्यू देखने को नहीं मिल रहा, जो हमें बाकी माइक्रो फाइनेंस या एमएसएमई लेंडिंग एनबीएफसी कंपनी में देखने को मिल रहा था। अगर पीसीआर रेशियो के बारे में बात करें, तो 47% के आसपास पे इन्होंने अपना पीसीआर मेंटेन कर रखा है। ये भी एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत देखने को मिल नहीं रही। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करें, तो 1.8% के आसपास का इनका क्रेडिट कॉस्ट है। ये भी ढंग के लेवल्स पे मेंटेन्ड है। अगर आप देखोगे, आज की डेट में तो 3% से ऊपर का क्रेडिट कॉस्ट चला गया है, बाकी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में इनका वो हाल नहीं है। ये काफी अच्छे लेवल्स पे हैं। और अगर आप देखोगे ना, किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एवरेज रहता है 2.5 से 3% के बीच में। इनका अभी ही 1.8% है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे सिचुएशन में बैठी है ये कंपनी। अब थोड़ी-सी अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ बोरिंग के बारे में, तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ा 30 बेसिस पॉइंट्स ओवर वाई-वाई लेवल। और इनका जो यील्ड है, वो बढ़ गया बाय 50 बेसिस पॉइंट्स ओवर वाई-वाई लेवल। तो इससे क्या इनको देखने को मिला, इनको थोड़ा-सा यील्ड में एक्सपेंशन देखने को मिला, इनको थोड़ा स्प्रेड में भी एक्सपेंशन देखने को मिला, कि पहले जो ये मार्जिन बना रहे थे, अब थोड़ा-सा ज़्यादा मार्जिन बना पा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी की वजह से हम देखेंगे, इनका आरओआई अब 2% के आस-पास पे है और ये लेवरेज्ड है 2.7 टाइम्स। अब देखो, अब आगे जब गाइडेंस के बारे में बात करेंगे, तब ये सारी चीज़ों के बारे में हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए ये सारे नंबर नोट करके रखें। देखो, 2% के आसपास का आरओए करंटली चल रहा है। हम लेवरेज के बारे में बात करें, तो 2.7 टाइम्स ये लोग लेवरेज्ड हैं और आरओई चल रहा है इनका 8.2% के आसपास। अगर आप ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बात करें, तो कंपनी ने 46 नई ब्रांचेस ऐड करी इसी क्वार्टर में। मतलब पिछले 3 महीने में ये लोग 46 नई ब्रांच ऐड कर चुके हैं और अब टोटल ब्रांच काउंट पहुंच गया इनका 210। मतलब जबरदस्त पेस ऑफ ग्रोथ है ब्रांच एक्सपेंशन में भी। अब देखो, हमें समझने की क्या जरूरत है, जब आप एक एमएसएमई लोन कर रहे हो या माइक्रो एंटरप्राइज लोन कर रहे हो, तब उस टाइम आपका ब्रांच का प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा आपका ब्रांच का ग्रोथ आएगा, उतना ही ज्यादा आपका लोन बुक में ग्रोथ आएगा। तो यहाँ पर उसमें भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। बहुत धमाकेदार पेस पे चीजें चल रही हैं। मतलब आप देखो, आप 160 से 210 पहुंच गए। और अगर कंपनी के आगे की गाइडेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी कह रही है ये साल एंड करेंगे हम 250 ब्रांचेस के साथ और नेक्स्ट ईयर हम एंड करेंगे 400 ब्रांचेस के साथ। तो अपने ब्रांच काउंट को डबल करना चाह रहे हैं इन नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स। तो जबरदस्त पेस ऑफ ग्रोथ लेके आ रही है कंपनी। कहीं पर भी हमें कुछ कुछ दिक्कत वाली बात देखने को ही नहीं मिल रही। चलिए, ये चीज पे हमने समझ ली। अब देखो, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गाइडेंस के बारे में। देखो,
ये बहुत बढ़िया गाइडेंस देके चलता है। देखो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक पकड़ लेते हैं हम देख रहे हैं कि अगर आरओई में एक्सपेंशन आ जाएगा तो आपका मोर और लेस पूरी की पूरी कंपनी में सारी चीजें ठीक होंगी। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम अपने आरओए को 2% से 4% ले जाएंगे। तो आरओई का क्या फॉर्मूला है, आरओए इंटू लेवरेज। तो अगर आपका आरओए वाला कंपोनेंट डबल हो गया, आरओए वाला कंपोनेंट डबल हो गया तो आपका मोर और लेस जो आरओई है वो भी डबल हो जाएगा। इसको और थोड़ा ध्यान से आराम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपका आरओई क्या है, आरओई इज इक्वल्स टू आरओए इंटू लेवरेज। तो आपका आरओए आज 2% पे है, कंपनी कह रही है बाय द एंड ऑफ FY26 मतलब आज से 6 क्वार्टर बाद हमारा आरओए पहुंच जाना चाहिए 4% के लगभग। तो अगर आपका आरओए डबल हो गया तो आपका आरओई सीधा सीधा डबल हो गया। और अभी कंपनी उससे ज्यादा भी बात कर रही है कि हम थोड़ा अपना लेवरेज भी बढ़ाएंगे। तो अगर लेवरेज भी बढ़ाएंगे तो और भी ज्यादा बूस्ट देखने को मिल जाना चाहिए हमें आरओई में। तो जो करंटली अभी हमें 8%, 8.5% के आसपास का आरओई देखने को मिल रहा है। तो ये अगले अगले साल, अगले 6 क्वार्टर के अंदर अंदर FY26 के एंड तक हमें क्या पता चलेगा कि ये आरओई हमें 20% के आसपास का कंपनी गाइडेंस देके चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस है, बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। अब देख लेते हैं इसको अचीव करने के बारे में कैसे सोच रहे हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं चीजें। अब देखो करंटली आप बैठे हो 2% के आरओए पे, 2% से 4% के आरओए पे आप कैसे जाओगे वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आपको थोड़ा सा यील्ड में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, जैसे हमें इस क्वार्टर में भी देखने को मिला कि भाई आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ी थी कुछ बेसिस पॉइंट से, जहां तक याद आ रहा है मेरे को 20-30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास से बढ़ी थी। बट आपकी यील्ड बढ़ गए 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास से। तो जो एडिशनल 0.2% के आसपास आपको एक्सपेंशन देखने को मिला वो यही है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे मार्जिन बढ़ जाएंगे, जो हमारा स्प्रेड है वो बढ़ जाएगा। अब वो किस तरीके से बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ेगा कि अभी जो माइक्रो एंटरप्राइज लोन है वो आपकी ओवरऑल लोन बुक का 10% के आसपास का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब वो आगे चल के 35% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करेगा। और वो है हायर यील्डिंग लोन्स, ज्यादा इंटरेस्ट पे वो लोन दिए जाते हैं। तो आपको वहां से एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, वहां से आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। देखो वही चीज हमने पीछे भी देखी थी, हमने देखा था कि भाई इनका जो डिस्बर्समेंट ग्रोथ है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस वाले सेगमेंट में 145% के आसपास है। तो कंपनी उसी ट्रैक पे चल रही है, जो बोल रही है वो डिलीवर कर रही है। कंपनी ने बोला था कि हम अपने माइक्रो एंटरप्राइज वाले डिवीजन को एक्सपांड करेंगे, 10% से 35% लेके जाएंगे। तो इसकी वजह से हमें एक्सपेंशन मिलेगा इन यील्ड, एक्सपेंशन मिलेगा इन स्प्रेड। तो कंपनी वो डिलीवर भी कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात। तो अगर आपको 1.5% के आसपास का एक्सपेंशन मिल गया फ्रॉम यील्ड या स्प्रेड, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके उसके अलावा क्या बात कर रही है, ये कह रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ जाएगा बाय 75 बेसिस पॉइंट्स। अब इसके क्या कारण है, इसके दो मेन कारण है। एक तो ये लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं उसमें हमें इंटरेस्ट रेट कट्स देखने को मिलेंगे। देखो जैसे यूएस में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं, इंडिया में जब आरबीआई रेट कट करेगा तो सारी की सारी एनबीएफसी कंपनी के कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगी। तो ये लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इनका रेट कट की वजह से 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगा। और इन लोगों को ये जो रेटिंग अपग्रेड मिल रहा है, इनकी जो क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से इनको 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का फायदा देखने को मिलेगा। तो 25 बेसिस पॉइंट्स हमें देखने को मिला रेट कट की वजह से, 50 बेसिस पॉइंट्स देखने को मिला इनकी इनकी बेहतर हिस्ट्री की वजह से, इनके रेटिंग अपग्रेड की वजह से। तो 75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कट यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पर इनका खर्चा कम हो जाएगा और यील्ड ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो हम एक कंपनी में देखना चाह रहे हैं, दोनों चीजें ये लोग डिलीवर कर रहे हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट जिस रेट पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, जो आपकी कमाई वाला है, वो तो जा रहा है ऊपर की तरफ, उसमें तो हमें देखने को मिल रहा है यील्ड एक्सपेंशन। और जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जा रही है नीचे की तरफ। तो आपको दोनों तरफ से एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है स्प्रेड में, खर्चा कम भी हो रहा है और कमाई बढ़ भी रही है। तो बहुत अच्छी बात। अगर अब हम बात करें 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास के लोग एक्सपेंशन अज्यूम कर रहे हैं विद ऑपरेटिंग लेवरेज, कि भाई विद टाइम कंपनी और ज्यादा एफिशिएंट बनती जाएगी, हमारी कॉस्ट टू इनकम रेशियोज नीचे आते जाएंगे और हम ऑपरेटिंग लेवरेज एंजॉय करेंगे। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट से, जैसा हमने देखा अभी भी इनका एसेट क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा बिगड़ा नहीं है। तो बोले इसी इसी एसेट क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते चलें तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो इनके पास एक क्लियर कट ट्राजेक्टरी है कि हम किस तरीके से एक्सपेंशन करेंगे। बाकी बहुत सारी कंपनी इतना क्लियर विजन लेके आ नहीं पाती है जो ये कंपनी लेके आ रही है। एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो, तो यहाँ पर कंपनी टारगेट कर रही है कि अपने आरओए को 4% के आसपास ले जाए, आरओई को 18% के आसपास ले जाए,
30% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ करें, अपने ऑफ बुक एयूएम को जो को-लेंडिंग वाला पार्ट है उसको ले जाएँ 50% के आसपास, जो अभी करंटली 44% के आसपास है, और अपनी क्रेडिट कॉस्ट को 2% से नीचे मेंटेन करें। तो ये सारी कंपनी की गाइडेंस है, और इस क्वार्टर में भी इन्होंने हर गाइडेंस के ऊपर खरे उतरे हैं, हर गाइडेंस के ऊपर डिलीवरी करी है। बहुत बढ़िया बात। अब फाइनली हम नंबर्स देख लेते हैं। अगर हम देखें, इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 21% ओवर YoY लेवल, एंड टोटल इनकम वेंट अप बाय 35% ओवर YoY लेवल। अब इनको हमेशा देखने को मिलेगा कि जो कंपनी कोलेंडिंग ज्यादा करता है, उनकी जो अदर इनकम है उसमें कंपोनेंट ज्यादा पेस पे बढ़ता है, क्योंकि वहां फीस इनकम हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट खोलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई, एक तो होगी आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम बराबर टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम। तो आप जो भी कोई भी कोलेंडिंग करने वाली कंपनी को देखोगे तो आपको पता चलेगा जो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम का पेस ऑफ ग्रोथ है, हमेशा टोटल इनकम का पेस ऑफ ग्रोथ उससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि कोलेंडिंग की वजह से उनको अदर इनकम कंपोनेंट में बहुत तगड़ा बूस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिली हमें, और टोटल इनकम इनका बढ़ा बाय 35% ओवर YoY लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ा बाय 45% ओवर YoY लेवल। तो जैसा अभी हमने ऊपर बात करी थी कि कंपनी कह रही है हमें थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ही हमें पता चल गया कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। जो इनकी कमाई है वो कमाई बढ़ी बाय 35% ओवर YoY लेवल, और उस पेस पे इनके एक्सपेंसेस नहीं बढ़े, इसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा पेस पे बढ़ा एज कम्पेयर टू इनकी टोटल इनकम। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर हम पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट बढ़ा बाय 23% ओवर YoY लेवल, ये भी अच्छा ग्रोथ है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी कमी क्यों आई, क्योंकि हमारे प्रोविजंस बढ़े। बट ये कंपनी कहती है भाई, जिस तरीके से आप एक्सपांड करोगे, आप और बड़ा अपना लोन बुक साइज बनाते जाओगे, तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि आपके थोड़े से प्रोविजन ऊपर जाएंगे, बट आप उसको अगर 2% के नीचे कंटेन करके रखते हो तो बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे हमने बात भी करी थी कि इंडस्ट्री का एवरेज है 2.5 to 3% के आसपास, कंपनी मेंटेन करना चाह रही है 2% के नीचे, तो अभी भी बहुत बेहतर स्थिति पे हो। तो ये जो थोड़े बहुत राइजिंग प्रोविजंस हैं, कि आपका स्केल बढ़ रहा है, आपका साइज बढ़ रहा है, इस वजह से आ रहे हैं, तो इस पर अभी हमें को बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी ह्यूग्रो कैपिटल के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर भी, तो ये उन उन चुनिंदा एनबीएफसी कंपनियों में से है जो बहुत बढ़िया पेस पे ग्रो भी कर रहे हैं और बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। अगर आप अभी भी देखोगे, लगभग लगभग 1 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास ये कंपनी अवेलेबल है। अब देखो, अगर हम बात करें बहुत सारी दूसरी एनबीएफसी कंपनी की तरफ, तो वो आज की डेट में 3.5 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम प्राइस टू बुक पे भी अवेलेबल है, और उनका ग्रोथ रेट नीचे आ रहा है। ये एक ऐसा कंपनी है जो 1 टाइम प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है और इसका ग्रोथ रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, सारे मेट्रिक्स इनके ऊपर जा रहे हैं। बट अब आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, देखो जब भी आप लोग स्क्रीनर खोलोगे और फिल्टर लगाओगे कि 15 से ऊपर की आरओई की कंपनी निकाल दो, तो यूग्रो कैपिटल का आपको नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग 8% से 15% की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि 20% से 15% की तरफ। तो उस टाइम आपको देखने को मिलेगा अरमान फाइनेंस का देखो आप, आरओई नीचे की तरफ जा रहा है, उसका ट्रेंड आरओई का नीचे की तरफ है। वो एक टाइम पे 22, 23, 24% के आसपास का आरओई किया करते थे, शायद उससे भी ज्यादा किया करते थे। वहां से वो लोग लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनका ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ये एक टाइम पे 4% का आरओई किया करते थे, 4% का आरओई से आज ये 8.5% का आरओई पे पहुंचे। एक पॉइंट पे इनका 9% का भी आरओई था। तो ये ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, बाकी कंपनियां नीचे की तरफ आ रही हैं, और इनका पेस ऑफ ग्रोथ अभी भी मेंटेन्ड है। ये अपनी गाइडेंस पे अभी भी डिलीवर कर रहे हैं, अभी भी अपने गाइडेंस को नीचे नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि ना नीचे करके ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, अभी भी 34% के आसपास के ये लोग ग्रोथ लेके आए, जो अपनी गाइडेंस से ज्यादा ही है। तो बहुत बेहतरीन काम किया यूक्रो कैपिटल ने। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।